बार ट्राई करो फिर से लॉगिन करने की। श्रुतम, okay, so whether the screen is visible? Yes, sir. Okay. Okay, so we'll start our today's lecture. Okay, so we'll repeat that same topic. Okay, that started in our last lecture. Okay, lecture number 12. So almost this is the end part of this unit 1. After this, okay, the last chapter, which is the application of linear differential equation. Okay, तो वो अभी इमीडिएटली स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, वो देखता हूँ मैं, क्योंकि वो टॉपिक इतना ट्रिवियल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपको आने वाला है इन सेम में। ठीक है, एंड ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन भी रहेगा उस क्वेश्चन के लिए। ओके, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करने वाला हूँ मैं, बट अभी इमीडिएटली करना है कि नहीं, क्योंकि उसकी पीपीटी प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसे आपको इजीली इतने क्विकली भी या थ्रू पीपीटी भी समझ में आता है कि नहीं, वो तो डाउट है। ठीक है, बट ऑलमोस्ट यूनिट 1 आप बोल सकते हो कि कवर हो चुका है। ओके, बस एक एप्लीकेशन लेना है। ठीक है, बट वो लेने ही वाला। ओके, आज या अगर पॉसिबल होता है इमीडिएटली नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट लेक्चर में, तो भी मैं कंटिन्यू करूंगा एंड 100% फिर ये यूनिट कंप्लीट करने वाला हूँ। ज्यादातर केस में थर्ड चैप्टर हम लेते नहीं। ओके, अगर रेगुलर भी आपका कॉलेज रहता है तो ज्यादातर केस में ट्राई टू स्किप दैट थर्ड चैप्टर। ओके, सो दैट यू कैन फोकस मेजरली ऑन फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, क्योंकि दोनों में भी कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, और उसका एक ही क्वेश्चन आने वाला है, बट एक क्वेश्चन के हिसाब से कंटेंट ज्यादा है एप्लीकेशन ऑफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट ठीक है, वो एक्चुअली एप्लीकेशन है, तो वो अगर आपको समझ में आता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो आई विल टेक दैट टॉपिक, बट बस इतना ही देखना है कि अभी पॉसिबल हो तो अभी लेता हूँ, या आफ्टर यूनिट 2, या आफ्टर यूनिट हाँ आफ्टर यूनिट 2 ही फिर मैं वो टॉपिक लेता हूँ। देखते कितना टाइम मैनेज होता है। ओके, so this is actually the third type of differential equation. Okay, symmetrical simultaneous differential equation. इसमें एक और था simultaneous differential equation, वो आपको डायरेक्टली स्किप करना है। ठीक है, वो प्रोसेस लेंदी है। आप अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन का भी पार्ट देखते हो तो उससे सिमिलर ही वो प्रोसेस है। ठीक है, जिनको लर्न करना है उनको मैंने पीडीएफ, कल की जो पीपीटी है, कल की जो पीडीएफ है, उसमें से आप उसमें प्रॉपर नोट्स है, तो उससे भी आप रेफर कर सकते हो, बट दैट पार्ट इज नॉट देयर इन सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए वो मैंने ऐड ही नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन आपको आने नहीं वाला, क्योंकि ये जब 14 का आपका जो पैटर्न था, ओके, ओल्ड पैटर्न, उस पैटर्न में मैथ्स के ऊपर 7, 8, 9 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ओके, उस पैटर्न में ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते थे। बट अभी आपको यूनिट 1, जो स्पेशल फॉर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, उनका वेटेज 5 मार्क्स का ही है। ओके, तो उस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसलिए अभी के लिए वो स्किप कर रहा। बाद में देखते हैं, अगर टाइम मिलता तो भी हम कवर करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक और पार्ट दिया था कि इसमें देयर आर टोटल 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट भी एक्चुअली
कुछ पार्ट इसमें ग्रुपिंग में, ओके। तो इसलिए वो भी सेपरेट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेप 3 आपकी, ओके, रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर अनदर 2 रेशियोज इन विच थर्ड वेरिएबल इज एब्सेंट और कैन बी कैंसल्ड, और वी कैन यूज फर्स्ट सोल्यूशन, ये जो हाईलाइट किया है मैंने पार्ट, और वी कैन यूज द फर्स्ट सोल्यूशन टू कैंसल द थर्ड वेरिएबल, ओके। ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आप एक सोल्यूशन कैलकुलेट करो एंड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ओके, आपको नेक्स्ट सोल्यूशन कैलकुलेट करना, तो वो भी उसमें कवर हो गया था। तो इसलिए सेपरेट क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है। एंड एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन दिस 2 पार्ट, ठीक है। इसमें भी एक और पार्ट आने वाला है, ओके। देखो आपको कितना उसमें से समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, बट उस टॉपिक के लिए आपको थोड़ा बहुत टोटल डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए। तो जिनको टोटल डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आता है, उनकी एडजस्टमेंट समझ में आती है, व्हाट इज डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, व्हाट इज डी ऑफ एक्स इनटू वाई, ये चीजें अगर जिनको समझ में आती है उनको ही वो पार्ट समझ में आएगा, ओके। बट विच इज नॉट कंपलसरी, आप चाहो तो उसको स्किप करके अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी के लेक्चर में वो पार्ट ऐड करता हूँ, दैट इज द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो वो भी मैं कवर करता हूँ, बट आप देखो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो ही आप उस मेथड से सॉल्व करो, अदरवाइज कल के लेक्चर में भी जितना डिस्कस किया था, दैट इज ऑल अबाउट एक्चुअली द सिमेट्रिकल simultaneous differential equation. So I quickly revise that part. Okay, first जो आपकी मेथड थी, which is method of grouping, इसमें बस आपको ऐसे 2 रेशियो कैलकुलेट करने, okay, which is free from third variable. तो अगर आप dx dy का कॉम्बिनेशन लेते हो तो उसमें z नहीं चाहिए, आप अगर dy dz का कॉम्बिनेशन लेते हो तो उसमें dy dz में x नहीं चाहिए, dx dy में z नहीं चाहिए, ऐसे, okay, अदर वेरिएबल आपका उसमें एब्सेंट चाहिए, ऐसे रेशियोज आपको कैलकुलेट करने। सो कैलकुलेट 2 रेशियोज so that you will get 2 solution corresponding to this given symmetrical simultaneous differential equation, okay। तो इसके दो क्वेश्चन हमने देखे थे। और जो आपकी सेकंड मेथड थी, okay, that is the method of multipliers, this combination word is not there. So in this method actually you have to find the multipliers L, M and N, okay। So calculate 3 multipliers L, M and N such that L into P, so L से अगर आप P को मल्टीप्लाई करते हो, M into Q and N into R, okay, this equation has value 0, और this value LP MQ plus NR, this value must be 0। इससे आपको मल्टीप्लायर्स आपको सिलेक्ट करने, आपको गेस करने या आपको आइडेंटिफाई करने, and if it satisfies, if this L, M, N satisfies this equation, okay, then your solution or your first solution is L dx plus M dy plus N dz is equal to C1. And in similar manner, find one more set of multipliers, okay, L dash, M dash, N dash, and find another solution, find the second solution of that given differential equation, okay। इसमें से भी 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे, okay। So in today's lecture we will see the miscellaneous problems, or I can say a mixed problem on this both method, okay, method of grouping and the method of multipliers, क्योंकि ज्यादातर आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स आने वाले ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मतलब आते हैं, क्योंकि वहां पर मेथड क्लियर नहीं होती, या आपको डिसाइड करना है कि आपको ग्रुपिंग करके सॉल्व करना है या आपको मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है, या आप कुछ केसेस में आधा पार्ट ग्रुपिंग से आधा पार्ट मल्टीप्लायर से भी जा सकते हो। सी आपका एट द टारगेट क्या है, आपको बस 2 सोल्यूशन कैलकुलेट करने, फाइंड 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप दोनों मेथड का कैसे भी जो आपको सही लगे वैसा आप कॉम्बिनेशन कंसीडर करो, ओके, एंड देन those 2 solutions are independent, okay। So we'll take one more question। अगर फिर भी आप लास्ट लेक्चर का अगर पार्ट क्लियर नहीं है तो आज के लेक्चर में वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। So question one is like this, solve dx upon y is equal to dy upon minus x is equal to dz upon x into e raised to x square plus y square। तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा है जो फर्स्ट 2 इक्वेशन है, okay, dx upon y and dy upon माइनस एक्स, उसमें z वेरिएबल है ही नहीं, तो एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो आपको क्विकली ग्रुपिंग से मिल जाएगा, ओके। आगे का पार्ट सेकंड सोल्यूशन में आप मल्टीप्लायर से भी देख सकते हो या ग्रुपिंग से भी देख सकते हो। आपको मैंने अभी क्लियरली बोला है कि आपको जो मेथड यूज करने आप यूज करो, आपको बस 2 सोल्यूशन कैलकुलेट करने, ये आपका टारगेट है। तो कभी कभी आप दोनों जगह पे ग्रुपिंग यूज कर सकते हो, कभी कभी आप दोनों जगह पे मल्टीप्लायर्स का यूज कर सकते हो, या कभी कभी आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। तो ये टोटली आपका डिसीजन, ओके। सो इन सोल्यूशन first I group this first 2 ratios dx upon y is equal to dy upon x to calculate the first solution. Reason is what? Because the third variable z is absent in that ratio, okay। Then just write down the variable separable form. The variable separable form is x dx plus y dy is equal to 0. So this equation is in variable separable form,
Now just take the integration. Okay. So after taking integration, so after taking integration, here we will get the x square by 2 plus y square by 2 is equal to c1. And if you multiply this by 2, then you will get x square plus y square is equal to c1. So this is your first solution. Okay, बस first two ratios को combine करके calculate किया. Solving method trivial है by using variable separable. Okay. So I consider that same question on this slide. तो आपके मतलब इस slide में भी वो continue कर रहा हूँ. Now to find the second solution, okay, what we can do to find second solution, आपका जो previous solution था, okay, वो क्या था, x square plus y square is equal to c1. ये वैल्यू आपको as it is इस थर्ड इक्वेशन में, थर्ड रेशियो में दिखाई दे रही है. ओके, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है. जनरली ऐसा होता है. ओके, अगर जो सोल्यूशन आपका पहले आता है वो सेम सोल्यूशन किसी एक रेशियो में रिपीट हो रहा है, ओके, तो आपको सब्स्टिट्यूशन से जाना होगा. ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दिस थर्ड रेशियो. Okay, and then I equate this ratio with either first or second. So it's better to equate with second, क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो ना तो आपका x भी कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे बस e raised to x square plus y square रहेगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी, c1 आएगी. So in next step what I will do, I just consider ये शायद wrong statement है. I just consider here second. Okay, I just consider here second and third ratio. Okay, so dy upon minus x is equal to dz upon x into e raised to x square plus y square, where you can cancel this x and you can put the value of x square plus y square from the first solution, and that value is c1. Okay, तो अभी आप देखो इस इक्वेशन में या इस रेशियो में कहीं पे भी अदर वेरिएबल नहीं है. थर्ड वेरिएबल कौन सा था यहाँ पे, y z, मतलब x वेरिएबल था. तो यहाँ पे कहीं पे भी x का वेरिएबल है ही नहीं. मींस यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज e raised to c1 dy plus dz is equal to 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, सो जस्ट टेक इंटीग्रेशन as e raised to c1 is constant, so you can take e raised to c1 outside to this integral, and the integration of dy is just y, integration of dz is just z is equal to c2. At the end replace c1 by its original value, and this gives you the second solution, second independent solution of the given differential equation. तो यहाँ पे एक्चुअली आपने दोनों जगह पे जस्ट 2 मिनट Okay. Now question number 2. Am I audible now? Am I audible? Yes sir. Okay. सी क्योंकि प्रेजेंटेशन में पूरी स्क्रीन ओपन होती है तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए रिप्लाई करो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, dx upon x in bracket 2y raised to 4 minus z raised to 4 is equal to dy upon y in bracket z raised to 4 minus 2x raised to 4 is equal to dz upon z in bracket x raised to 4 minus y raised to 4. तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो मैंने मेथड ऑफ ग्रुपिंग से सॉल्व किया. ओके, यहाँ पे आप कौन से मेथड से ट्राई कर सकते हो, ये आपका गेस है. मतलब आप चाहो तो ग्रुपिंग से स्टार्ट करो या मल्टीप्लायर से स्टार्ट करो. ओके, बाय विच मेथड यू कैन सॉल्व दिस सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? कैन एनीवन टेल मी दिस? मल्टीप्लायर. जनरली कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म्स आते हैं ना, क्योंकि ग्रुपिंग में आपको क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल अपसेट है. तो चलो इन दोनों का ग्रुपिंग आप करो एंड फाइंड द फर्स्ट सॉल्यूशन. यहाँ पे ग्रुपिंग करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सारे मिक्स वेरिएबल आ रहे हैं. तो ऐसे केसेस में ज्यादातर आपका अप्रोच क्या होगा, ट्राई विद द मल्टीप्लायर. सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट कंसीडर योर p, योर q एंड योर r. ये भी आपको केयरफुली सिलेक्ट करना है. ऑलवेज रिमेंबर p इज व्हाटएवर you will have in the denominator of dx, that value is p. क्योंकि आगे एक कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे अगर dx को मैं y से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो आपका p क्या होगा, p लेते समय इस y को आपको नीचे एडजस्ट करना होगा, and then this whole value become your p. So always remember p आपका क्या है, the term in the denominator of dx. तो dx का मल्टीप्लाई में अगर कुछ टर्म आ जाता है
तो उसको भी आपको नीचे एडजस्ट करना है, ठीक है। ये चीजें आपको बाद में करनी है, अदरवाइज अगर आपका पी क्यू आर ही रॉन्ग सिलेक्ट होता है तो आगे के कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं। मतलब या सिंपली यहाँ पे ऊपर dx का कोएफिशिएंट आपको 1 चाहिए, dy का भी 1 चाहिए और dz का भी 1 चाहिए, ठीक है। ये आपके एडजस्टमेंट है। सो हियर योर पी क्यू आर दिस। सो टेल मी फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या आप ले सकते हैं? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। करेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ देन इट बिकम एक्स रेस टू 4, जस्ट चेक फॉर फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे एक्स रेस टू 4 आने वाला है, सो 2 इंटू एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 4, दिस टर्म विल कैंसिल विद यहाँ पे वाई क्यूब होने वाला है, तो वाई रेस टू 4, तो यहाँ पे टर्म आएगा -2 एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 4। ऐसा कॉम्बिनेशन सारे टर्म्स में होगा, ठीक है। तो ये इस केस में इफ आई कंसिडर एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब एज द सेट ऑफ मल्टीप्लायर एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस एक्स क्यूब with p, then it become x raised to 4 times this. If you multiply y cube with q, you will get y raised to 4 times this. And if you multiply z cube with r, you will get z raised to 4 times this. If you do this calculation, you will get 0. Okay. So therefore, your first solution is x cube dx, y cube dy, z cube dz is equal to c1. That is x raised to 4 by 4, y raised to 4 by 4, z raised to 4 by 4 is this. That is x raised to 4 plus y raised to 4 plus z raised to 4 is equal to c1. So this is all about your first solution. Can you tell me one more set of multiplier? Okay, I'm in the next slide. Y z Same. y z x z and y x. P को किससे मल्टीप्लाई करना है? Y z. Y z। यहाँ पे पहला टर्म क्या आएगा? 2 y raised to 5 z। ये किससे कैंसिल होगा? x, सॉरी। So 1 upon x, 1 upon y, 2 upon z. हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करो, अभी ये आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग है, ओके, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था कि इस क्वेश्चन में इससे कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ही कैसे ना कैसे ट्राई करके देखना होगा कि कैसे कैंसिल हो सकते हैं। अभी आप क्या करो, ओके, जनरली जो टर्म्स ब्रैकेट में आते हैं ना उनमें कुछ ज्यादा चेंजेस आपको नहीं करने, इस टर्म को आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी के लिए आप कंसिडर करो कि ये टर्म यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली ये भी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 y raised to 4। ओके, अभी ये टर्म अगर मुझे कैंसिल करना है तो y raised to 4 का टर्म डायरेक्टली यहाँ पे जाता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से z को भी डिलीट करता हूँ। तो अभी आप ऐसे इमेजिन करो, ओके, तो अभी मेरे पास टर्म कौन सा आ रहा है? 2 y raised to 4। तो अगर मुझे इस टर्म को कैंसिल करना है तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टर्म कैंसिल हो रहा है। z raised to 4 माइनस z raised to 4 कैंसिल विद दिस हो गया, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है -2 x raised to 4, वो अगर कैंसिल करना है तो सेम ये 2 यहाँ पे चाहिए, तो 2 बेसिकली मुझे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा, x raised to 4 एंड y raised to 4, ठीक है। तो आपके एडजस्टमेंट क्या है? सो वी डोंट वांट, I will add some students, wait. Okay. So here, as we don't want this x, okay, तो आपको क्या करना होगा? 1/x लेना होगा। अगेन वी डोंट वांट दिस y, तो यहाँ पे आपको 1/y लेना होगा। तो यहाँ पे आपको z नहीं चाहिए, बट आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड वी डोंट वांट दिस z, दिस बिकम योर multipliers, 1 upon x, 1 upon y and 2/z. So your multipliers are in this case 1 upon x, 1 upon y and 2/z. ये टोटली आपको ट्रायल एंड एरर से कैलकुलेट करना है, इसके लिए कोई ऐसा अप्रोच नहीं कि चलो सारे केस में इस वे से जाते हैं तो वो सॉल्व होगा। तो ये टोटली आपकी थिंकिंग है कि आप कैसे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो इफ आई डू दिस यू विल गेट, if you multiply this multipliers with p q r, this value is 0. Therefore your second solution is p time l time dx, m time dy and n times dz, that is ln x plus ln y plus 2 ln z is equal to, now just for simply cancel this log, replace c1 by ln c1, correct, and from this you just cancel ln, you will get x y z square is equal to c1. Okay, now next example. Okay, so again इसमें भी ग्रुपिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे dx dy पे z कैंसिल हो रहा है, ठीक है,
एंड अदरवाइज ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, तो वो भी एक अप्रोच है। और इसमें भी dy dz में यू कैन कैंसिल दिस x, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने शायद, हाँ, मैंने मल्टीप्लायर से एक्सप्लेन किया। ओके, ग्रुपिंग का आपको समझ में आ रहा है? ओके, हाउ यू सॉल्व दिस एग्जांपल बाय यूजिंग बाय ग्रुपिंग। इस ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से मेथड से जाना है। ओके, इफ आई कंसीडर दिस फर्स्ट टू रेशियोज, dx dy का रेशियो, तो आपको क्या नहीं चाहिए, z नहीं चाहिए, तो z डायरेक्टली कैंसिल ही हो रहा है। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दैट इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन, हो गया, ठीक है। सेकंड केस क्या है, आप dy dz को कंबाइन करो, वी डोंट वांट x कैंसिल हो रहा है। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वेरिएबल सेपरेबल से एडजस्ट करो, दैट इज योर सेकंड सॉल्यूशन। तो ये ग्रुपिंग का इजी था, इसलिए उस मेथड से एक्सप्लेन नहीं करा। बट अगर आपको ये सेम क्वेश्चन मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है, सो मल्टीप्लायर से अगर आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में आपको पी क्यू आर प्रॉपर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग का पार्ट आप कुछ ट्राई करो अपने लेवल पे, मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर से एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपके दोनों मेथड और भी रिफ्रेश हो जाएंगे। तो इन दिस केस पी आपका क्या आ जाएगा, सी डीएक्स का कोएफिशिएंट आपको 1 ही चाहिए, ओके, तब तो ही आपको पी मिलता है। इसलिए ये जो ए था, इस ए को आपको नीचे एडजस्ट करना होगा, लाइक दिस वैल्यू बिकम योर पी। ये चेंजेस आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पे कभी कभी 2 आता है, यहाँ पे कभी कभी 3 आता है, तो अगर आपको मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है तो वो नंबर आपको नीचे एडजस्ट करना है। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ। सिमिलरली क्यू आपका क्या आएगा, बी को आपको नीचे एडजस्ट करना है, सी आप आर आपका क्या आएगा, आपको सी को नीचे एडजस्ट करना है। सो दिस बिकम योर पी क्यू आर। अगर आपको मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है, ओके, स्टिक विद मल्टीप्लायर्स। सो टेल मी फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। x upon bc, x upon bc, b into c, हाँ, y into ac आणि z into ab, नहीं, upon प्रोडक्ट में ले, upon ab, upon ab, ठीक है। अपॉन ए बी लेने में क्या लॉजिक है, मतलब दिस कोएफिशिएंट्स, कॉमन डिनॉमिनेटर होईल त्यांचे. ओके, बट दिस टर्म्स आर नॉट कॉमन ना, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। सर ए अपॉन वाय झेड, सर ते C upon कॉमन XZ. डिनॉमिनेटर झालं की मग आपण ऍड केल्यावर ते कट होऊन जातील ना. यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, bc, करेक्ट है ना, x upon bc, x upon bc, x अपॉन b से, ओके, लेट मी चेक बस दिस, x अपॉन b से, तो यहाँ पे abc आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कहना होगा शायद ab, और यहाँ पे y आ जाएगा, ac ac, हाँ सॉरी एसी, हाँ एसी Second. सी, हाँ अदर वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट दिस प्लस बी, मे बी Minus इट विल B, वर्क, third मध्ये. हाँ, चलेगा। या सिंपली अगर मैं वही, मतलब अगर मैं ए को कैंसिल भी करता हूँ, है ना, आई जस्ट कैंसिल दिस ए बी एंड सी एंड मल्टीप्लाई दिस बाय एक्स, मल्टीप्लाई दिस बाय वाई, मल्टीप्लाई दिस बाय जेड, ठीक है। तो ये जो आपने आंसर दिया था वो भी करेक्ट है, ओके। या और एक स्टूडेंट ने शायद ये आंसर दिया था कि एंड वो दोनों सिमिलर सॉल्यूशन है, दिस टू आर डिपेंडेंट, क्योंकि आपको मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि कांस्टेंट्स, मतलब आपका आंसर 2x आ रहा है और मेरा आंसर x आ रहा है, तो ये दोनों सेम ही है। या किसी एक स्टूडेंट का आंसर 1/3 टाइम x आ रहा है और मेरा 4 टाइम्स x आ रहा है, तो भी वो करेक्ट है। तो दैट कांस्टेंट डजंट मैटर कि आप कांस्टेंट की एडजस्टमेंट कैसे करते हो, आपको वो वेरिएबल पार्ट सेम चाहिए, ओके। तो आपने अभी जो कहा वो भी करेक्ट है। एक और स्टूडेंट ने भी आंसर दिया था कि कैंसिल करो a को एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स, ओके। इस तो यहाँ पे उसका आंसर शायद ये था a इंटू एक्स, मल्टीप्लाई दिस बाय a इंटू एक्स, मल्टीप्लाई दिस बाय b इंटू वाई, मल्टीप्लाई दिस बाय c इंटू जेड, ओके। यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये प्लस बी कैंसिल विद दिस माइनस बी, माइनस सी कैंसिल विद दिस प्लस है, एंड सो ऑन, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। आपने जो आंसर दिया था वो आंसर और ये आंसर सेम है, ओके। आपका बस कांस्टेंट का ही चेंज आने वाला है, बट उससे आंसर में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। सो करेक्ट, तो ये आपने फर्स्ट करेक्ट बोला है। टेल मी वन मोर पेयर, वन मोर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स, ये हो गया आपका, अलग नहीं था इसलिए वो सेकंड नहीं कंसिडर कर सकते। सो टेल मी वन मोर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। a upon yz, a upon yz, b You upon cannot multiply xz. by a variable. You cannot multiply by a variable. हाँ. आप ए बी सी के एडजस्टमेंट कर सकते हो, सॉरी डिवाइड,
एक और क्या होगा, अभी इतना तो आप याद रखो, यहाँ पे वाई जेड है, एक्स जेड है, एक्स वाई, ओके। तो इन तीनों को मतलब एट द एंड ये तीनों चीजें कॉमन ही चाहिए, तब जाके ये ब्रैकेट का पार्ट आपका कैंसिल होगा, ओके। मतलब आपका अप्रोच क्या है देखो, आप और भी ट्राई करो, मे ABC। बी आप, हाँ, मे बी आपको आपका आंसर वो करेक्ट भी होगा, ओके। अभी सारे सोल्यूशन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, बट मैं आपको बस गेस क्या दे रहा हूँ, अप्रोच क्या चाहिए था। इतना तो आपको मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों को सेम ही रखना होगा, क्योंकि तब जाके वो ब्रैकेट का पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कॉमन जो भी आता है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है, दोनों केस में सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स में आपको एक्स वाई जेड से तो मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि अगर आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो भी यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पे वाई एक्स वाई जेड और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड। अभी बस आपको ब्रैकेट की एडजस्टमेंट करनी थी, तो पहले आपने क्या किया था, ए को कैंसिल किया था। आप नेक्स्ट केस में और क्या कर सकते हो, आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मुझे बस इंडिपेंडेंट चाहिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास में भी एक और सॉल्यूशन भी होगा, एट द एंड दोस टू सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। कांस्टेंट का अगर डिफरेंस आता है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट ही हो जाता है। आपको दोनों अलग अलग सॉल्यूशन चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक ए कैंसिल हो जाएगा और एक ए यहाँ पे आ जाएगा। ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बी सी है, ठीक है। सो अदर देन बी सी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कैंसिल होने वाला है। यहाँ पे भी अगर मैं बी लेता हूँ, बी स्क्वायर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पे मैं सी स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, एक और सी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लस ए भी कहीं पे ना कहीं पे जाके कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए से भी कहीं ना कहीं पे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड केस में मैं मल्टीप्लायर्स आपको क्या बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई एंड सी स्क्वायर जेड। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पहले केस में ए एक्स आ रहा है, ए इज डिफरेंट एंड ए स्क्वायर इज डिफरेंट, उन दोनों में कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं है, तो ए इज डिफरेंट एंड ए स्क्वायर इज डिफरेंट, सो दिस टू सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बस दिया है, आप चाहो तो एक और ट्राई करो, ओके। एट द एंड बस इतना देखो, जो आपने फर्स्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है और जो आप सेकंड सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हो, दोस टू सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही आपका आंसर नहीं होगा, आपके पास एक और सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स हो सकता है, ओके। एट द एंड दोस टू सॉल्यूशंस आर independent, okay. And in general, always remember, in general there are only two independent solution of this differential equation. मतलब आपका फिर एक क्वेश्चन होगा कि सर मेरे दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अलग आ रहे हैं और किसी कोई और स्टूडेंट है उसके दो अलग आ रहे हैं, सी वो दोनों सेम ही है। अगर आप दोनों में से किसी का जो भी फाइनल आंसर है उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो ना, तो एट देन आपको दिखाई देगा कि दोनों के सॉल्यूशन सेम ही है, ठीक है। सो इन जनरल देयर आर ओनली टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो आप किसी और मेथड से भी ट्राई करो, एट द एंड वो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होने वाला है, ओके, क्योंकि वो रूल है, ओके। तो ये मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि आपको बस मल्टीप्लायर्स या ये बेसिकली ग्रुपिंग से ही क्विकली हो रहा था। यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन मैंने आपको ये बोला था, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर, क्योंकि प्रीवियस में यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इट गिव्स यू अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप एक और कैलकुलेट करते हो तो भी चलेगा, ओके। हाँ, तो ठीक है, ये पार्ट ऑलमोस्ट मतलब आधा पार्ट इसमें से लास्ट लेक्चर में हुआ था, ओके। आज के लेक्चर में मुझे मेजरली फोकस करना है अबाउट दिस नेक्स्ट पार्ट, ओके। बुक में ये मिक्स फॉर्म में, मतलब किस एग्जांपल में उन्होंने ये पार्ट यूज किया है, ओके। बट मुझे लग रहा है कि शायद कुछ स्टूडेंट को इसमें डिफिकल्टी आ सकती है। त्याच्यामध्ये ए कॉन्स्टंट आहे ना, ए कॉन्स्टंट आहे ना त्याच्यामध्ये, ए कांस्टेंट है, ए इज द रियल नंबर, मग रियल तर ते ए स्क्वेअर एक्स बी स्क्वेअर एक्स सी स्क्वेअर एक्स आणि ए एक्स बी वाय सी झेड ते सारखंच होईल ना सर? ना होणार, ओके। मैं आपको बोलता हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस होता है। सी ये अगर मैं लेता हूँ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, ये आपका सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन, इस टोटल इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ले रहा हूं, टोटल इक्वेशन को, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म को ए से मल्टीप्लाई किया, आई एम नॉट सेइंग अबाउट टोटल टर्म, सेकंड टर्म को बस बी से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म को बस मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, दिस गिव्स यू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट कब होता है कि अगर मैं इस टोटल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज, तो ये दोनों सेम ही है ना। आप बोलते हो ना कि मतलब इसको अगर मैं u बोलता हूं, सो दिस सेकंड इज जस्ट व्हाट 4 टाइम्स u, सो दिस टू इक्वेशंस आर डिपेंडेंट। तो अगर आप एक सिंगल नंबर से या सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अगर आपका वो सेकंड इक्वेशन आ रहा है, देन वी कॉल इट एज डिपेंडेंट सॉल्यूशन।
आप चाहो तो ना इससे अपने आइगन वेक्टर का पार्ट कैलकुलेट किया था, आइगन वेक्टर में भी आप वही कैलकुलेशन करते हो, अगर वो एक कांस्टेंट बाहर आ जाता है 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है, एंड फिर ब्रैकेट में जो भी आइगन वेक्टर है वो सबका सेम ही रहता है, ठीक है, तो बस दोनों आइगन वेक्टर में डिफरेंस क्या था, कांस्टेंट का डिफरेंस था, ओके। अगर आप टर्म बाय टर्म कॉमन लेते हो देन इट इज एक्चुअली गिव्स यू द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर था और प्रीवियस में a इंटू एक्स स्क्वायर था, ओके। तो इस इक्वेशन से कैन यू फाइंड a स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म, अगर c स्क्वायर जेड स्क्वायर टर्म, ओके। तो अगर आपको इन दोनों को डिपेंडेंट बोलना है, ओके, तो आपको बस क्या कैलकुलेट करना है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, फिक्स रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, ओके, सो दैट यू विल गेट दिस सेकंड सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको a से मल्टीप्लाई करते हो ना तो यहाँ पे a भी आने वाला है, तो दिस टू आर डिफरेंट। अगर आप इसको b से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी a भी आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई सिंगल रियल नंबर नहीं है जिससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट दिस सेकंड सॉल्यूशन, ओके। ये दोनों अलग है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a से मल्टीप्लाई करके ये टर्म मिल रहा है, सेकंड टर्म को b से मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है, थर्ड टर्म को c से मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ओके। सो देयरफॉर दिस टू आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यही आपको अच्छे से देखना है, जनरली आपकी ये मिस्टेक हो जाती है, आप अपने लेवल से मल्टीप्लायर्स कैलकुलेट करते हो बट वो दोनों सॉल्यूशन आपके डिपेंडेंट ही आते हैं, ओके। आपको दिखने में उनका राइटिंग में वो दिखने में अलग अलग दिखाई देंगे बट उनके पीछे रीजन वही होगा। मतलब मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू से C1, ओके, अगर आपने सेकंड सॉल्यूशन भी ऐसा ही कैलकुलेट किया है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू से C2, सो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये बस आपको केयरफुली देखना है। तो जब भी आप मल्टीप्लायर सिलेक्ट करते हो आप इतना अच्छे से देखो कि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं, अगर वो सेम ही आ रहे हैं अदर वे से भी तो फिर आपको और सेट ऑफ मल्टीप्लायर और एक सेट ट्राई करना होगा, ओके। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। और कुछ डाउट्स है ऑन दिस सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स? Any doubt on this part? Okay. हाँ, ठीक है, या लास्ट में भी हम डिस्कस कर दें, लास्ट 15 मिनट्स आ गए, ओके। सो मेथड ऑफ ग्रुपिंग में एक और पार्ट था एक्चुअली सिलेबस में आपको, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टोटल डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए था, इसलिए इनिशियल कुछ क्वेश्चन में मैंने वो स्किप किया, और वैसे भी एग्जांपल जो अभी तक मैंने लिया जाता था उन टॉपिक के ऊपर ही आपको आता है। तो जो लोग या जो स्टूडेंट्स टोटल डेरिवेटिव में कंफर्टेबल है उनको ही ये क्वेश्चंस ट्राई करने, अदरवाइज आप बस मतलब ये आपके ऊपर है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ही ट्राई करो, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन ज्यादा इंक्रीज होगा। जितने जो चीज आपको नए अच्छे से समझ में आती है अभी के लिए आप उसको सेपरेट रखते तो ये अच्छा होगा, ओके। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि यू विल हैव ओनली दिस 3 रेशियोज, ओके, फॉर द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। आप dx बाय p को dz बाय r से कंपेयर कर सकते हो या dy बाय q से कंपेयर कर सकते हो। सो अगर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो फर्स्ट विद सेकंड, सेकंड विद थर्ड एंड फर्स्ट विद थर्ड, सो टोटल वी हैव ओनली 3 कॉम्बिनेशन। इनमें से किसी ना किसी एक पेयर को कंसिडर करके आपको आगे सॉल्व करना है, ओके। बट अगर आप मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लर्न करते हो ना, ओके, बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यू विल गेट वन मोर पेयर। तो आप ये देखो, ये जो L, M, N these are just the multipliers, okay, so L, M, N आपके वेरिएबल है, these are just the multipliers, okay। तो यहाँ पे आप 1 ले सकते हो, L की वैल्यू X ले सकते हो, Y ले सकते हो, Z ले सकते हो, ओके, डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन। आपको वो पता है जैसे प्रीवियसली आपने मल्टीप्लायर्स कैलकुलेट किए थे ऐसे ही कैलकुलेट करने, बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि इसकी वैल्यू आपको 0 चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ओके। नीचे भी आप देखो L इंटू P, M इंटू Q, N इंटू R, ये कंपल्सरी 0 चाहिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ओके। आप बस ये रेशो कंपेयर या आप बस L, M, N ऐसे सिलेक्ट करो सो दैट यू कैन कंपेयर दिस फोर्थ रेशो either with first, either with second, either with third, where your third variable is absent. स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, ओके। मेथड ऑफ ग्रुपिंग में इससे पहले आपके पास बस ये 3 रेशो थे, ओके। बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आप ये फोर्थ रेशो भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे L, M, N आपको बस ऐसे सिलेक्ट करने सो दैट दिस फोर्थ रेशो कैन बी कंपेयर विद द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेशो, ठीक है।
और जब भी आप कंपेयर करते हो आपको बस क्या देखना है, योर अदर वेरिएबल मस्ट बी अपसेट। ऐसे करके आपको जो अदर वेरिएबल है, ओके, अगर dx dy dz में जा रहा है, ठीक है, तो जो अदर वेरिएबल होगा, सॉरी dx dy में जा रहा है, तो आपको अदर वेरिएबल को क्या करना होगा, अपसेट करना होगा। तो अभी आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वेरिएबल में, सी, तो इसमें dx प्लस dy, ये एक्चुअली आपका एक सिंगल वेरिएबल है ऑफ d ऑफ x प्लस वाई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी आप dx प्लस dy कहीं पे टर्म जनरेट होता है तो आप उसको x प्लस वाई का वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। dx प्लस dy कैन बी कॉल इट एज x प्लस वाई वेरिएबल। अभी तक आप क्या बोलते हो, dx इज दी x वेरिएबल टर्म, ठीक है ना, तो dx प्लस dy कैन बी कॉल्ड एज x प्लस वाई वेरिएबल टर्म, ठीक है। और कंफ्यूजन होगा, इसलिए अभी के लिए बस इतना आप देखो। आप एक और फोर्थ रेशियो ऐड कर सकते हो, बट उसका यूज कैसे करना है वो मैं लेता हूँ क्विकली। सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस। सो dx upon xz, dx upon xz equal to dy upon yz equal to this. So you can take this first two ratios क्योंकि z कैंसिल हो रहा है, okay. So to find the first solution, consider first two ratios. मैं quickly ले रहा हूँ. You can cancel this z, so z variable is absent. So you can write the variable separable form. So by the variable separable form, okay, you will get the first solution as x upon y is equal to c1. Okay. अगर आपको ये सपोज रिजल्ट पता नहीं था कि जो फोर्थ रेशियो है वो कैसे ऐड करना है, तो इसके बाद आपका अप्रोच क्या था, हाउ यू कंसीडर द नेक्स्ट रेशियो आफ्टर दिस। तो आप क्या करते हो कि x की वैल्यू c1 पुट करो इसमें, है ना, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन आता है उस फर्स्ट सॉल्यूशन को किसी एक रेशियो में पुट करो एंड कंपेयर करो आइदर विद फर्स्ट और सेकंड एंड फिर सॉल्व करो, दैट गिव्स यू दी अनदर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे दिया है, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस वे, दिस अप्रोच, ठीक है। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, मैंने बस सेकंड में पुट किया है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है, बट हमें इस पे फोकस नहीं करना है। मुझे आपको एक अल्टरनेटिव अप्रोच देना है, अनदर अप्रोच टू फाइंड द सेकंड सॉल्यूशन। फर्स्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, फर्स्ट सॉल्यूशन आपने फर्स्ट टू रेशियोज को कंपेयर करके कैलकुलेट किया है, दैट इज ओवर, ओके। मुझे अभी क्या कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कंसीडर वन मोर पेयर, ठीक है। तो ये आपका ओके, सो वन मोर पेयर कंसीडर करने के लिए आप इस वे से जा सकते हो, ओके। सो दिस इज योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पेयर आपने कंसीडर की थी dx अपॉन xz इक्वल टू dy अपॉन yz, ओके। कैन यू टेल मी वन मोर पेयर। तो अभी डायरेक्टली यहां से तो पॉसिबल नहीं है, ओके। अगर आपको सेकंड पेयर कैलकुलेट करने तो एक तो आपको सॉल्यूशन 1 का यूज करना होगा, तब जाके आपको सेकंड पेयर मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन आपके पास है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में उसी ऑप्शन से आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, ओके। बट ज्यादा सिंपल वही है, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। इन दिस अप्रोच, ओके, आपको मल्टीप्लायर्स कैलकुलेट करने होंगे, ओके। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं जो फोर्थ रेशियो है उसमें मल्टीप्लायर्स क्या ले रहा हूँ, 1 1 एंड 0, ओके। आई जस्ट टेक द मल्टीप्लायर्स एज 1 1 एंड 0। तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 इंटू dx, सेकंड को भी 1 से, 1 इंटू dy, थर्ड को 0 से, 0 इंटू 2z एक्चुअली यहाँ पे, एंड सेम आपको डिनोमिनेटर में भी करना है, 1 इंटू xz, 1 इंटू yz एंड 0 इंटू x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो सिलेक्शन है 1 1 0, ये टोटली आपका सिलेक्शन है, ठीक है। या आपके हाथ में, आपको जिससे सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट करो, ओके। अब इसका यूज कैसे हो रहा है आप देखो। सो इफ आई कंसिडर दिस, then your fourth ratio become dx plus dy upon xz plus yz, या सिंपली अगर मल्टीप्लायर्स के लैंग्वेज में भी मुझे नहीं बोलना है तो मैंने बस क्या किया है, इन तीनों रेशियोज को एक और रेशियो से कंपेयर किया, ओके। इन तीनों रेशियोज को एक और रेशियो से कंपेयर किया है, ओके, विच इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ फर्स्ट टू रेशियोज। अगर आपको मल्टीप्लायर्स के लैंग्वेज में नहीं बोलना है तो मैंने बस क्या किया, आई जस्ट ऐड फर्स्ट टू रेशियोज, दैट्स इट, ठीक है। और उससे मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ, ओके। तो अभी इसको आप कैसे रीड करोगे, ओके, dx प्लस dy, नाउ सी दिस इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ ओनली वन वेरिएबल, ओके। वही आपको बस समझ में आना चाहिए था, ओके। मतलब आना चाहिए, जिनको ये समझ में आता है उनको फिर सारा कैलकुलेशन आएगा, समझ में आएगा, ओके। Now this is not the ratio of x and y variable. This is the ratio of x plus y variable. कैसे? From numerator you can take d common and in bracket you will get x plus y. And आप देखो डिनोमिनेटर में भी आप z कॉमन ले सकते हो
और ब्रैकेट में रहेगा x प्लस वाई, करेक्ट। तो जस्ट फॉर राइटिंग पर्पज आप अभी इमेजिन क्या करो, आपके लेवल पे आप ये इमेजिन करो, x प्लस वाई की जगह पे आप u रखो, तो दिस इज एक्चुअली du अपॉन z इंटू यू, तो इसको आप ऐसे ट्रीट करो, du अपॉन z इंटू यू। अभी इस रेशो को आप आइदर फर्स्ट से कंपेयर कर सकते हो, सेकंड से कंपेयर कर सकते हो, या आपकी चॉइस है, ठीक है। डोंट कंपेयर विथ थर्ड, क्योंकि थर्ड में और भी टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कैसे भी करके z को कैंसिल करना है, क्योंकि du के नीचे आपको क्या चाहिए, u का ही टर्म चाहिए, वी डोंट वांट दिस z। तो z को कैंसिल करने के लिए ओके मैंने मतलब वो उससे भी हो रहा था, ठीक है, पता नहीं मैंने थर्ड क्यों लिया था, बट ठीक है। सो यार आई कंसिडर विथ थर्ड, ओके थर्ड इसलिए लिया था क्योंकि मैं x प्लस वाई को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, बट आप चाहो तो फर्स्ट से या सेकंड से भी कंपेयर करके आगे जा सकते थे, ओके। सो आई कंपेयर, बट ये आपको फ्रीडम है, यानी एक्चुअली तीनों से कंपेयर होकर सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो जिससे आपको सिंपल लग रहा है आप उस मेथड से जाओ, ओके। सो हियर आई कंपेयर दिस फोर्थ रेशियो विद दिस थर्ड रेशियो नाउ, ठीक है, 2z अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर, ओके, एंड इन नेक्स्ट स्टेप 2z अपॉन x प्लस वाई dx प्लस dy, यहाँ पे जो x प्लस वाई था ये x प्लस वाई मैं कैंसिल कर रहा हूँ, सो दिस x प्लस वाई एक्चुअली कैंसिल विद दिस, इफ आई टेक z कॉमन, ओके, तो x प्लस वाई यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, सो हियर यू विल हैव ओनली 2z अपॉन x प्लस वाई एंड राइट साइड में dx प्लस dy अपॉन z ओनली, so 2z upon x plus y और right side में dx plus dy upon z only, and if you consider the variable separable form, so here you will get 2z dz और right side में x plus y into dx plus dy, ठीक है, ये ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है, आपका इससे कंफ्यूजन होगा कि x plus y आ रहा है dx plus dy आ रहा है, आप इसको कैसे एडजस्ट करो, ओके, सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑन इंटीग्रेटिंग, आप चाहो तो इसको कैसे एडजस्ट करो, जस्ट कंसिडर x प्लस वाई इक्वल टू यू, तो dx प्लस dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, du, सो दिस इज एक्चुअली u इंटू du, अगर आप इसको u लेते हो तो दिस बिकम du, ठीक है, तो u का कोएफिशिएंट du आ रहा है और आई कैन से x प्लस वाई का कोएफिशिएंट dx प्लस dy आ रहा है, सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इफ आई सॉल्व दिस एंड रिप्लेस u बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू, विल गेट दिस एज योर सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। इससे मैं आपका कंफ्यूजन इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये अप्रोच कंपलसरी नहीं है आपको, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से जा सकते थे, ठीक है, इसलिए तो मैंने स्किप किया था, जैसे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको सेकंड सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो आप बस क्या करो, ये जो वैल्यू है x इक्वल टू c1 या आप चाहो तो थर्ड रेशियो में पुट करो एंड थर्ड रेशियो को फिर सेकंड रेशियो से कंपेयर करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिवाई अपॉन वाई जेड इक्वल टू 2z अपॉन c1y प्लस वाई, इसमें आप चेक करो कहीं पे भी x का टर्म नहीं है, ठीक है, सो यू विल गेट अ रेशियो व्हिच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल, उसको फिर सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए y कैंसिल हो रहा है, ठीक है, राइट डाउन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, टेक द इंटीग्रेशन एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन, ठीक है, ये सेम सॉल्यूशन मिल रहा है जो हमने अनदर अप्रोच से देखा था, ओके, अनदर अप्रोच में आपने बस ये फोर्थ रेशियो कंसिडर किया था, ठीक है, बट इट इज नॉट दैट मच ट्रिवियल पार्ट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये एडजस्टमेंट कैसे करने हैं आपको ये देखना पड़ता है कि वो टर्म किससे कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट रेशियो से, सेकंड रेशियो से या थर्ड रेशियो से, okay. एक और ऐसा एग्जांपल है, सो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू टू दिस क्वेश्चन देन विल स्टॉप। तो फर्स्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जस्ट बाय कंपेयरिंग फर्स्ट टू रेशियोज यू विल गेट योर फर्स्ट सॉल्यूशन, सो आई विल स्किप दैट पार्ट, योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, बट यहाँ पे डिफिकल्टी क्या आ रही है, आप इस सॉल्यूशन का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि कहीं पे भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म नहीं है, इससे पहले सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन में वो टर्म एज इट इज रिपीट हो रहा था, या कहीं पे ना कहीं पे x की वैल्यू आ रही थी, कहीं पे ना कहीं पे y की वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन से इजीली आप जा सकते थे। अभी इस क्वेश्चन में मेथड ऑफ, अगर आपको ग्रुपिंग से जाना है तो वो जो सेकंड ग्रुप है या सेकंड जो रेशियो है वो थोड़ा कैलकुलेट करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन एनी वन ऑफ दिस टर्म। अगर ये डायरेक्टली कहीं पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म आ जाता था ना, तो वो डायरेक्टली c1 से रिप्लेस करके आपको वो रेशियो मिलता, ओके। तो ऐसे केसेस में जनरली ये जो अभी की मेथड है, वी हैव टू फाइंड द फोर्थ रेशियो, ओके, ये मेथड जनरली आपको यूज करनी है। तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, इन दिस केस आई मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 0, आई मल्टीप्लाई, रीजन आपको बाद में समझ में आएगा, आई मल्टीप्लाई सेकंड बाय z एंड आई मल्टीप्लाई थर्ड बाय y, सो दिस आर माय
मल्टीप्लायर, सेकंड को y से, थर्ड को सॉरी सेकंड को z से रिवर्स कर रहा हूँ, सेकंड को z से। इसका रीजन भी क्या है आप यहाँ पे देखो, तो dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dz अपॉन, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, xz माइनस 2xy। ओके, मुझे क्या करना है, आई वांट टू कैंसल दिस xy विद दिस xz, तो इसलिए मैं यहाँ पे z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब इन दोनों की एडिशन हो जाएगी dy एंड dz की, तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर ये जो रेशो वहां पे रहेगा, दिस रेशो कैन बी कंपेयर विद दी फर्स्ट। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट को ये लॉजिक समझ में आता है, बट यहाँ पे अगर मैं जीरो जेड एंड वाई ये अगर मल्टीप्लायर सिलेक्ट करता हूँ, विद दिस इफ आई कंसिडर दिस फोर्थ रेशो, तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, जेड डी वाई वाई डी जेड अपॉन माइनस 2xy स्क्वायर। नाउ दिस रेशो यू कैन कंपेयर विथ फर्स्ट, this ratio you can compare with first, so you will get this, okay, dx upon y square is equal to z dy plus y dz upon minus 2x y square, correct. This y square can cancel, okay, and you will get dx upon 1, that is 2x dx is equal to z dy plus y dz plus this z dy y dz can be written as d of yz. This is the total derivative of yz, like say derivative of uv function, first function derivative of second plus second into derivative of first. So this is the total derivative of yz function. Now this is in variable separable form, correct. So if I take the integration, you will get your second solution, x square plus yz is equal to c2. इसमें डाउट्स तो है, 34 minutes are there. किसी को कुछ डाउट्स है, लास्ट पार्ट स्पेशली, is there any doubt on that last part? क्योंकि उससे पहले जो पार्ट था ऑलरेडी हमने रिपीट किया था, ठीक है। ओके, सो नो डाउट्स आर देयर, सो आई विल एंड विद इन 1 minute। ओके, सो सी ये पीडीएफ में आपसे शेयर करता हूँ, ओके। मुझे पता है कंफर्मली कुछ स्टूडेंट को उसमें डाउट आने वाले हैं, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव पार्ट आपको M1 M2 में उतना परफेक्ट नहीं था, ठीक है, या उतना इन डिटेल में नहीं था। तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन की मेथड है या जो लास्ट लेक्चर का जो पार्ट है, आप वही क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, उस पर अच्छे से फोकस करो, ओके। उससे ये पूरा यूनिट आपका कवर हो जाता है, या जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जिनको समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर उसमें भी कुछ डाउट्स आते तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो। सो विद दिस आई विल एंड माय टुडेज लेक्चर, नाउ यू कैन ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।